हेलो फ्रेंड्स, टॉप 50 एमसीक्यू जीके जीएस और करंट अफेयर्स के इस सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये 146 नंबर से प्रैक्टिस है, 145 नंबर तक आप देख चुके हैं और रिवीजन कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये प्रतियोगिता परीक्षा के बदलते पैटर्न के अनुसार ये सजाया गया 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है जीके जीएस के हर क्वेश्चन से आपको जोड़कर रखता है। ध्यान रखेंगे, इसका पीडीएफ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वहां से डाल देते हैं। आगामी एग्जाम खास करके बिहार स्टेट लेवल का, चाहे तो वह बीपीएससी का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, बिहार पुलिस, आगामी जो डेटेड एग्जाम है, सिविल कोर्ट का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही आप एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की भी तैयारी करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जीके और जीएस में काफी हेल्पफुल महसूस कराएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको रिवीजन के तौर पर देखिएगा। आप इतना जरूर प्रयास कीजिएगा कि आप इसका पीडीएफ जो है वो जरूर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, और इसका रिवीजन जो है वो अंतिम तक देखने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित तौर पर आगामी एग्जाम के लिए फायदा करेगा ही करेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर इस केसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा आगामी एग्जाम्स के लिए, क्वेश्चन के अपडेट्स के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर दिया कीजिएगा, और लास्ट तक क्वेश्चन को सुनने का प्रयास कीजिएगा, रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बिहार स्पेशल से प्रैक्टिस के लिए भी हम सीरीज लेके आएंगे जो कल से शुरू होगा। आप उसको भी रिवीजन कीजिएगा, वहां भी आपको नवीनतम पैटर्न पर आधारित नए नए क्वेश्चन के प्रारूप आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा, जैसे ठीक इसमें देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में कानून का समानता, अनुच्छेद 14 में कानून का समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 14 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद की चर्चा करता है, और मौलिक अधिकार की चर्चा जो भारतीय संविधान में है वो यूएसए अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण की बात कहा गया है। इसी में देखेंगे दो बातें कही गई हैं। एक तो कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, और एक है कानून का समान संरक्षण। दो बातें कही गई हैं, दो शब्द यहां पे देखने के लिए मिलता है। एक कानून के समक्ष समानता और दूसरा है कानून के समान संरक्षण की चर्चा करता है। तो कानून का समानता की चर्चा, ये जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ये देखेंगे जो हमने लिखा है कानून के समक्ष समानता, तो कानून के समानता की बात इसमें आपसे पूछता है। तो कानून के समानता की बात जैसे ही आपका आ जाता है तो सही आंसर आपका जो चला जाएगा वो ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता की चर्चा ब्रिटेन के संविधान से, लेकिन समान संरक्षण कानून का आ जाएगा तो वो हो जाएगा यूएसए के संविधान से। क्लियर? ये हो जाएगा ब्रिटेन, और एक हो जाएगा जो समान संरक्षण है यूएसए के संविधान से। दोनों को कंफर्म याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन पूछता है। कानून के समानता है तो ब्रिटेन के संविधान से, और कानून के समान संरक्षण की बात करेगा यूएसए के संविधान से, और दोनों ही बातें अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो कि यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। क्लियर? अब जरा बारी बारी से देखते हैं यूएसए के संविधान की और भी बात कर लेते हैं। तो यूएसए के संविधान से मूल अधिकार की बात किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की बात किया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय के गठन की चर्चा किया गया है वो भी यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। प्रस्तावना की बात करें यूएसए के संविधान से, न्यायिक पुनर्अवलोकन की बात करा जाए वो भी यूएसए के संविधान से, उपराष्ट्रपति के पद और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा भी यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान की अगर जो बात करेंगे तो पहली बात तो ये जान गए कि ब्रिटेन के संविधान से कानून के समक्ष समानता की बात करता है, साथ ही एकल नागरिकता, संसदीय शासन व्यवस्था, लोकसभा एवं विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। रूस की अगर जो बात करते हैं तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया है। हालांकि एक बात और भी ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान में, जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा 16वीं समिति की अनुशंसा के सिफारिश के आधार पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कहां से लिया गया? यूएसएसआर से, भूतपूर्व
रूस या कह सकते भूतपूर्व यूएसएसआर से, जो पहले यूएसएसआर था। क्लियर, वर्तमान समय में रूस है। तो यहां से 10 मौलिक कर्तव्य को लिया गया था, लेकिन 11वें मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 के उपखंड ए को भी जोड़ा गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का उसका मूल अधिकार बनाया गया था। क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर यदि बात करेंगे तो आप ये भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर आप बढ़ते हैं तो ऐसे स्थिति में लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार पुलिस के एग्जाम में, बिहार दरोगा में भी पूछ चुका है। जब विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? लवणता जो होता है वो घटता है। अब कैसे जरा घटता है, इसकी विस्तार भी देख लेंगे, इसका विस्तार रूप की कैसे होता है। तो विषुवत रेखा पर लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि विषुवत रेखा पर, अब विषुवत रेखा जरा समझिएगा, विषुवत रेखा ग्लोब है, ग्लोब के ठीक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के रूप में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जो रेखा, काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो बांटती है ना पृथ्वी को, ये काल्पनिक रेखा जो है जो पृथ्वी को बांट रही है 2 भागों में, उसे ही विषुवत रेखा कहा जाता है। क्लियर, इसे ही भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमि के मध्य जो रेखा पाया जाता है। क्लियर है। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की तरफ लवणता जो होता है उस पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? तो वहां बाष्पीकरण की दर सर्वाधिक होती है। क्यों होती है सर्वाधिक? तो वहां सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, जिसके कारण से बाष्पीकरण की दर जो होता है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण से यह लवणता का मान जो होता है वो अधिक पाया जाता है। ठीक इसके विपरीत अगर देखेंगे तो दोनों ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर, दोनों ध्रुवों पर बाष्पीकरण की दर बहुत ही कम होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां लंबवत नहीं पड़ता है या बहुत ही कम पड़ता है, जिसके कारण से वहां बाष्पीकरण की दर कम होती है, जिसके कारण से लवणता का मान में कमी आ जाती है। अतः यही कारण है कि विषुवत रेखा से दोनों ध्रुव की ओर अगर हम जाएंगे तो लवणता धीरे धीरे क्या होती है? घटते जाती है। वही उल्टा क्वेश्चन पूछ देगा कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो लवणता का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लवणता में वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में मनुष्य को अपने भार से अधिक भार कब लगता है? तो लिफ्ट जब ऊपर की ओर त्वरित होती है तो अपने भार से अधिक भार महसूस करता है। क्लियर, तो देखेंगे कंडीशन क्या होता है। समान वेग से ऊपर या नीचे अगर लिफ्ट जाएगा, लिफ्ट में 5 कंडीशन देखने को आपको मिलता है। तो इसका तो पहले आंसर निकाल लेते हैं। लिफ्ट में मनुष्य को अपने भार से अधिक भार कब लगता है? तो क्या समान गति के साथ ऊपर जाते समय अधिक भार लगेगा? तो अधिक भार जब तब लगता है जब समान त्वरण के साथ, गति के साथ नहीं, समान त्वरण के साथ जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो ऐसे स्थिति में मनुष्य का भार या चढ़े हुए व्यक्ति, लिफ्ट में चढ़े हुए व्यक्ति का भार अपने वास्तविक भार से अधिक लगता है। त्वरण के साथ जब ऊपर जाएगा तो, ऊपर की ओर त्वरित होगा तो। क्लियर, जरा देखिए कंडीशन, समान वेग से ऊपर या नीचे आने पर लिफ्ट के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समान वेग से ऊपर जाए या नीचे जाए, ये दोनों कंडीशन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर, किसमें? भार में कोई परिवर्तन नहीं होता जो समान गति से ऊपर और नीचे जाएगा तो। क्लियर है, या समान वेग से ऊपर और नीचे जाएगा तो। दूसरा कंडीशन, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होगा तो भार अधिक होगा, नीचे की ओर त्वरित होगा तो भार कम होगा। क्लियर है, नीचे उतरते समय अगर रस्सी टूट जाए, तीसरा कंडीशन, नीचे उतरते समय अगर रस्सी टूट जाती है तो ऐसे स्थिति में भार शून्य हो जाता है। नीचे उतरते समय अगर रस्सी टूट जाए तो भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। और जब लिफ्ट नीचे की ओर उतरते समय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक गति को प्राप्त कर ले तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति लिफ्ट के फर्श से उठकर छत की दीवार से जाके टकरा जाएगा। यही 5 कंडीशन लिफ्ट में होता है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा होता है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो होता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ध्यान देंगे, यह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से घिरा हुआ है। यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आने पर यह बंदरगाह जो है वो सुरक्षित रह जाता है।
विशाखापत्तनम बंदरगाह कहां स्थित है? तो आंध्र प्रदेश, एपी ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है। और यह भी आप ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश भारत के पूर्वी घाटी पर स्थित है, अतः यह पूर्वी घाटी का एक बंदरगाह है आंध्र प्रदेश, सॉरी ये विशाखापत्तनम बंदरगाह, और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। डॉल्फिन नोज, यह देखेंगे विशाखापत्तनम जो है वो डॉल्फिन नोज है, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से घिरा है, नोज नामक पहाड़ी से घिरा हुआ है, जिसके कारण से चक्रवात जो आता है पूर्वी घाटी में, आंध्र प्रदेश में खासकर बंगाल की खाड़ी से, वह चक्रवात से यह बचा हुआ रह जाता है। अब यही बात करेगा कि देश का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो पाराद्वीप, दूसरा सर्वाधिक बंदरगाह, दूसरा सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो आप ध्यान रखेंगे पाराद्वीप। पाराद्वीप कहां स्थित है? उड़ीसा में पाराद्वीप स्थित है। क्लियर? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो सबसे बड़ा बंदरगाह जो हो जाएगा वो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, जो महाराष्ट्र में स्थित है। देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो कलकत्ता, दूसरा कौन सा आ जाएगा? कोलकाता, यहीं पर लिख देते। कोलकाता बंदरगाह जो है वो दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा। क्लियर? आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा व्यापार की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? व्यापार की दृष्टिकोण से, तो व्यापार की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा बंदरगाह, व्यापारिक दृष्टिकोण, यहीं पर लिखेंगे मुंबई बंदरगाह ही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा भी हो जाएगा और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। दूसरे स्थान पर जो आ जाएगा, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर कौन सा बंदरगाह? तो ध्यान रखेंगे चेन्नई बंदरगाह व्यापारिक दृष्टिकोण से दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह, और तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह जो हो जाएगा व्यापारिक दृष्टिकोण से वह हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह। क्लियर? तो यह दूसरा हो जाएगा और व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा तीसरा बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह, जो कोलकाता में स्थित है। फिर क्वेश्चन पूछेगा भारत का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? तो चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह स्थित है। फिर पूछेगा तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 3 बंदरगाह स्थित है। तमिलनाडु भारत का ऐसा राज्य है जहां 3 बंदरगाह है। तूतीकोरिन, क्रम से याद रखेंगे, तूतीकोरिन, दूसरा हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह और तीसरा हो जाएगा इंदौर बंदरगाह। तो आप इसको क्रम से याद रखेंगे, इंदौर बंदरगाह सबसे ऊपर में है, फिर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह और फिर तूतीकोरिन बंदरगाह। तो कंसेप्ट याद रखेंगे आप कि क्वेश्चन पूछता है ऊपर से नीचे सजाने के लिए, उत्तर से दक्षिण की ओर सजाने के लिए बंदरगाहों को। तो तमिलनाडु में कौन कौन बंदरगाह? 3 बंदरगाह। ऐसा राज्य है तमिलनाडु जहां 3 बंदरगाह है, एक इंदौर बंदरगाह है, दूसरा चेन्नई बंदरगाह और तीसरा तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है। इंदौर बंदरगाह भारत का पहला निगमित बंदरगाह है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, यानी कॉर्पोरेट पोर्ट के रूप में जाना जाता है, जिसे ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक एवं चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा निगमित किया गया था। आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? इंदौर बंदरगाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्न ऊर्जा स्रोतों को ऊर्जा देने के घटते क्रम के अनुसार बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, जीवाश्म ईंधन जो है वो 87% ऊर्जा का उत्पादन जो है जीवाश्म ईंधन के माध्यम से किया जाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 87% ऊर्जा का स्रोत जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जल ऊर्जा आता है, उसके बाद परमाणु ऊर्जा के रूप में 7% आता है और उसके बाद बाकी का ऊर्जा आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके घटते हुए क्रम के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मालविकाग्नि मित्रम किसके द्वारा लिखा गया है? तो मालविकाग्नि मित्रम जो है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखेंगे, ये कालिदास जो थे वो किसके दरबार के नवरत्न में शामिल थे? तो चंद्रगुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास रहते थे, जो नवरत्नों में से शामिल थे। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 नवरत्न रहते थे: कालिदास, बराहमिहिर, धनवंतरी, छनपक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर और भररुचि।
उस नवरत्न में से एक थे कालिदास भी। कालिदास की प्रमुख रचना में से मालविकाग्निमित्र एक निश्चित है। इसके अलावा मालविकाग्निमित्र के अलावा भी कालिदास के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें को लिखा गया था संस्कृत भाषा में, क्लियर, जिसमें रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, ये सभी पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखी गई है। ध्यान देंगे हर्षवर्धन की अगर यदि जो बात करते हैं तो हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा कराया गया था। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे हर्षचरित भी हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित हर्षचरित्र है। हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित पुस्तक हर्षचरित्र है। हर्षचरित्र जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया था, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि, दरबारी लेखक बाणभट्ट नामक कवि के द्वारा हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना किया गया था। और भी ध्यान रखेंगे अश्वघोष, ऑप्शन नंबर सी में है अश्वघोष, ये पटना के रहने वाले थे जिन्होंने कनिष्क जम्मू कश्मीर ले गया था। कनिष्क जो था वो जम्मू कश्मीर इन्हें ले गया था और ये पटना के रहने वाले थे, ध्यान रखेंगे। और ये चौथे बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष के तौर पर भी अश्वघोष को जाना जाता है, क्लियर। बाणभट्ट तो आप जान ही गए, हर्षवर्धन के हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे। तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, क्लियर। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था। उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। अब ये किसने किया था जरा इसको भी ध्यान देंगे, तो शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकोह के द्वारा उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। शाहजहां के शासनकाल में किसके द्वारा, दारा सिकोह के द्वारा। दारा सिकोह जो था वो ज्येष्ठ पुत्र था शाहजहां का, इसके द्वारा ही ये उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद जो किया गया था वो सर ए अकबर के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद उपनिषद का किया गया था। सर ए अकबर जिसका हिंदी होता है महान रहस्य के नाम से दारा सिकोह के द्वारा ही फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था उपनिषद का। और भी आप ध्यान रखेंगे बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी थी। आत्मकथा बाबर की, आत्मकथा बहुत तो बार क्वेश्चन पूछता है, आत्मकथा क्या है, वो है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी आत्मकथा, बाबर की अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी है, जिसकी रचना खुद बाबर के द्वारा किया गया था। किस भाषा में, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो तुर्की भाषा में इसकी रचना किया गया था, जिसे बाद में फारसी अनुवाद जो किया गया, इसे तुजुक ए बाबरी का बाद में फारसी अनुवाद किया गया। फारसी अनुवाद खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल खान ए खाना, खान अब्दुल खान ए खाना के द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। किसका, तुजुक ए बाबरी का। किस नाम से इन्होंने किया था, बाबरनामा के नाम से, बाबरनामा के नाम से किया गया था। जहांगीर भी अपनी आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी, ध्यान देंगे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी नाम से ही स्पष्ट है, तुजुक ए जहांगीरी नाम से अपनी आत्मकथा
जहांगीर ने लिखी थी, लेकिन इसको पूरा करने, ये पूरा नहीं कर पाया, उसके पहले ही इसकी मृत्यु हो गई। इसको पूरा करने का श्रेय जो है, पूरा करने का श्रेय, पूरा करने का श्रेय, पूरा करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? मोतबिंद खां को। मोतबिंद खां को। ध्यान रखने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि जहांगीर की मृत्यु, मौत हो जाने के बाद मोतबिंद खां ने इसे पूरा करने का काम किया था। ध्यान रखेंगे। क्लियर। हुमायूं नामा की रचना, हुमायूं से संबंधित है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, जो हुमायूं की अपनी चचेरी बहन थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो बात करेंगे, 25 वर्ष से कम आयु के बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 25 वर्ष से कम आयु के बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना है? तो 58%, 58%। 25 वर्ष से कम आयु में वाले व्यक्ति जो है वो बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत 58% है। तो यह है जो 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं, 58% तक है। क्लियर। 2011 की जनगणना की अगर जो बात करते हैं तो बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। 2011 की अगर जो हम गणना करते हैं, अभी तो 2021 का जनगणना का आंकड़ा आया नहीं है, तो 2011 की जनगणना की अगर बात करते हैं, जनगणना से निश्चित तौर पर सवाल आता है, तो आप जनगणना से निश्चित तौर पर पढ़ के ही जाएंगे। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछता है। ध्यान रखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है वो भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला, यानी आबादी वाला तीसरा सर्वाधिक, बिहार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा सर्वाधिक आबादी वाला क्या है? आबादी वाला राज्य, तीसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। इसकी कुल जनसंख्या की बात करें, बिहार की कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो 10,40,99,452 व्यक्ति जो है वो बिहार में निवास करते हैं। 10,40,99,452 व्यक्ति जो है वो बिहार में निवास करते हैं। और जिसका कुल ग्रामीण प्रतिशत, इतना में से अगर पूछेगा ग्रामीण, क्वेश्चन कई तरीका से पूछ सकता है। ग्रामीण 89% जो है वो ग्रामीण लोग निवास करते हैं। क्लियर। ध्यान ये भी रखेंगे कि बिहार का जनसंख्या घनत्व की अगर यदि जो बात करेंगे, बिहार का जनसंख्या घनत्व की अगर बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व जो है वो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं बिहार में। बिहार का जनसंख्या घनत्व यही है। जो पूरे भारत के जनसंख्या घनत्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसी राज्य में है तो वो है बिहार में। क्लियर। यानी बिहार सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। लिंगानुपात की बात करें बिहार का, तो बिहार का लिंगानुपात जो है, ध्यान रखेंगे, लिंगानुपात क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो ध्यान रखेंगे बिहार का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात जो है वो 918 है, यानी 9 गुना 18। ध्यान रखेंगे, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 918 है। क्लियर। अब इसमें भी पूछ देगा सबसे घनी आबादी वाला जिला कौन सा है बिहार का, तो सबसे घनी आबादी वाला जो जिला है वो है शिवहर जिला, जो है वो सबसे घनी आबादी वाला जिला है, जहां का जनसंख्या घनत्व 1882 है, सर्वाधिक घनी आबादी वाला है। सबसे कम घनी आबादी वाला अगर पूछेगा, सर्वाधिक घनी आबादी वाला जिला, लेकिन सबसे कम घनी आबादी जो है, आबादी जो है वो बिहार का कैमूर जिला का है। कैमूर जिला का आबादी जो है वो 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। इतना जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोस्कोपी किस विधि से काम करता है, यह किस विधि पर आधारित होता है? तो पूर्ण आंतरिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर आधारित होता है इंडोस्कोपिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित जो होता है वो होता है। क्लियर। ऑप्टिकल फाइबर भी, साथ में ये भी ध्यान रखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। क्लियर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित, साथ में ये भी ध्यान रखेंगे, इंद्रधनुष का बनना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, चटका हुआ शीशा का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हाउस कहां स्थित है? तो इंडिया हाउस जो है
वो लंदन में। ऑप्शन नंबर सी, इंडिया हाउस जो है वो लंदन में है। इस इंडिया हाउस की स्थापना जो हुई थी 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सूर्य के अलावा, पृथ्वी के यानी सूर्य के अलावा पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य के अलावा पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। हालांकि क्वेश्चन आपसे यह भी पूछेगा पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती तारा कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा सूर्य, लेकिन सूर्य के अलावा पूछा है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्लियर। अब ये भी आप ध्यान रखेंगे, सूर्य से प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी अगर बात किया जाए तो 4.3 प्रकाश वर्ष सूर्य से प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी है। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा साथ में पूछेगा, सबसे चमकीला तारा की अगर बात करेगा तो आप ध्यान रखेंगे साइरस जो होगा वो सबसे चमकीला तारा, पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा चमकीला तारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति कब शुरुआत किया गया था? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वार्षिक योजना 1966 से 1969 ईस्वी के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था। कहा जाता है दशक की अगर बात किया जाए तो दशक में आ जाता है 1960 से लेकर 70 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था। 1966 से 67 के दौरान हरित क्रांति का प्रारंभ होने के कारण इस समय क्या हुआ था कि भारत में एनुअल प्लान चल रहा था, यानी वार्षिक योजना चल रही थी। भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। इसका जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। लेकिन अगर यही बात विश्व में पूछ दिया जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्लियर। यह नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे वो अमेरिकी वैज्ञानिक थे और अपना प्रयोग जो है वो मैक्सिको में किया था। हरित क्रांति शब्द अगर पूछा जाएगा कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, ध्यान रखेंगे हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो विलियम गैडे के द्वारा हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किया गया था। यह भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी किस क्षेत्र का एक पौधा होता है? कॉफी किस क्षेत्र का एक पौधा होता है? तो कॉफी जो है एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का पौधा होता है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन अगर देखा जाए, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो ब्राजील में होता है। ब्राजील में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और यह भी ध्यान रखेंगे ब्राजील में स्थित एक सांतो पाउलो बंदरगाह है, जिसे कॉफी बंदरगाह के नाम से ब्राजील में ही सांतो पाउलो बंदरगाह है, जो कहां स्थित है? ब्राजील में है। और इसे कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस बंदरगाह से कॉफी का सर्वाधिक निर्यात दूसरे देशों में किया जाता है। वहीं अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहां होता है, तो कर्नाटक में भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। इतना ध्यान रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन बेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? सन बेल्ट जो है अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? तो सन बेल्ट अमेरिका में वो है औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। जो अमेरिका का एक क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, सन बेल्ट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HBJ हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर, नाम याद रखेंगे, हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर। ये गैस पाइपलाइन परियोजना है, राजस्थान में स्थित है। हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर इसका पूरा नाम होता है। आप इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वंश क्रम को सजाना है। तो वंश क्रम के अनुसार, प्राचीन भारत का वंश क्रम के अनुसार चलेंगे तो हसीन सुखसा। तो ध्यान रखेंगे, हा से हर्यक वंश हो जाएगा, हर्यक वंश। सा से सी से याद रखेंगे शिशुनाग वंश। न से याद रखेंगे नंद वंश। म से याद रखेंगे मौर्य वंश। फिर याद रखेंगे सूंग वंश। फिर याद रखेंगे कण्व वंश।
और एक आता है अंतिम में सातवाहन वंश। ये सभी वंश जो है वो भारत में प्राचीन वंशों के क्रम के अनुसार सजाया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें मौर्य वंश आता है, शुंग वंश आता है, कुषाण वंश आता है और उसके बाद गुप्त वंश आ जाता है। वो जो बात का ये वंश के बारे में दिया, मौर्य वंश प्राचीन, शुंग वंश फिर आता है और उसके बाद शुंग के बाद इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि कण्व वंश आता है, शुंग के बाद कण्व वंश आता है, उसके बाद आता है सातवाहन वंश, उसके बाद आता है कुषाण वंश और उसके बाद गुप्त वंश आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आनुवांशिक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक आनुवांशिक का जनक, क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा, तुरंत पढ़ना, तुरंत मार नहीं देना है। आधुनिक आनुवांशिकता का जनक जो है वो टी.एच. मॉर्गन को माना जाता है। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, आनुवांशिकता का जनक कहा जाएगा, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल के द्वारा। आधुनिक आनुवांशिकता टी.एच. मॉर्गन, लेकिन आनुवांशिकता का जनक पूछेगा तो वो हो जाएगा ग्रेगरी जॉन मेंडल। ग्रेगरी जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे यानी पीसन सब्टाइबम पर किया था, लेकिन आधुनिक आनुवांशिकी के जनक के तौर पर जाना जाता है टी.एच. मॉर्गन के। इन्होंने अपना प्रयोग ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई पर किया था। दोनों क्वेश्चन पूछेगा। आधुनिक आनुवांशिकता का जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो मटर के पौधा पर। मटर के पौधा, इसका बोटेनिकल नाम क्या होता है? पीसम सब्टाइबम पर अपना प्रयोग किया था। लेकिन टी.एच. मॉर्गन जो थे वो आधुनिक आनुवंशिकता का जनक इनको माना जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो ड्रोसोफिला जिसे फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई हिंदी में लिख देते फल मक्खी पर अपना प्रयोग जो है इन्होंने किया था। फिर देखेंगे डार्विन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। विकासवाद का सिद्धांत जो है वो दिया गया था चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने विकासवाद के सिद्धांत के तहत प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्लियर। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, जीवों की उत्पत्ति नामक पुस्तक की रचना विकासवाद के सिद्धांत के तहत चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुंगेर जिले से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? बिहार में मुंगेर जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत या नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। अब ये भी आप ध्यान रखेंगे साथ ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नमक सत्याग्रह का प्रारूप तैयार किया और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को आंदोलन की तारीख तय की गई बिहार में। क्लियर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो बिहार में शुरुआत की गई थी श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। ध्यान देंगे, भारत में तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था, जो कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी के बीच प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्लियर। अब जरा बिहार की अगर बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रह की सफलता के लिए बिहार गए थे। उन्होंने 31 से लेकर 3 मार्च 1930 तक बिहार की यात्रा की और इस आंदोलन चंपारण और सारण में शुरू किया गया था। यानी अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो बिहार के चंपारण एवं सारण जिला में ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है बिहार में शुरू किया गया था और बाद में पटना, बेतिया, हाजीपुर और दरभंगा में भी ये फैल गया था। क्लियर है। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो आंदोलन खादी के उपयोग पर जोर दिया और मादक पेय के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया था। इसके साथ ही चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। पटना में स्वदेशी समिति का गठन इसी के तहत किया गया था। इस आंदोलन में समाज के हर वर्ग की महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही थी। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो बिहार में शुरू हुआ था, इसके प्रमुख नेता के तौर पर उभर कर सामने आए सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम और सर अली इमाम थे। उसी समय बीरपुर में सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, बिहार में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी के खिलाफ
लाठीचार्ज के विरोध में राय बहादुर द्वारकानाथ ने बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। कई बार क्वेश्चन ये भी आपसे पूछता है। क्लियर, किसने इस्तीफा दे दिया? तो आप ध्यान रखिएगा कि किसके विरोध में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी के खिलाफ लाठीचार्ज जो हुआ था। तो राय बहादुर द्वारकानाथ जो है वो विधान परिषद जो था उससे इस्तीफा दे दिया था। चंद्रवती देवी और राम सुंदर सिंह आंदोलन के अन्य नेता थे जिन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई थी इस आंदोलन में। क्लियर है? बिहार के मुंगेर जिले से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है वो श्री कृष्ण सिंह के साथ और नंद कुमार सिन्हा भी शामिल थे। तो इसी में ध्यान रखेंगे नंद कुमार सिन्हा को भी ध्यान रखेंगे। नंद कुमार सिन्हा भी जो थे वो श्री कृष्ण सिंह के साथ थे। तो दोनों नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है? ऑप्शन है चक्रवात, प्रति चक्रवात, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो वर्षा है वो किसके कारण नहीं होती है? तो प्रति चक्रवात के कारण भारत में जो वर्षा है वह नहीं होती है। क्लियर, भारत में प्रति चक्रवात के कारण वर्षा नहीं होती है। अब यही बात ध्यान रखेंगे चक्रवात से। अब ऐसे भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो प्रति चक्रवात से मौसम साफ होने का सूचक माना जाता है। प्रति चक्रवात को प्रति चक्रवात को मौसम साफ का सूचक जो है वो माना जाता है प्रति चक्रवात। तो वर्षा होने की इससे संभावना ही नहीं है। तो पहली बात लिखा गया है। तो चक्रवात से वर्षा होने की संभावना होती है लेकिन प्रति चक्रवात से वर्षा होने की संभावना नहीं होती है। क्लियर, चक्रवात जो होता है, ये चक्रवात जो होता है ना, चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है जबकि बाहर में हाई प्रेशर होता है। और आप जानते हैं कि पवन का नियम होता है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलती है जिसके कारण से मौसम बनता है और बारिश होता है। क्लियर, लेकिन प्रति चक्रवात में स्वच्छ मौसम हो जाता है, संभावना बन जाती है क्योंकि इसके केंद्र में हाई प्रेशर होता है और बाहर में लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर पवन जाता है जिसके कारण से मौसम साफ हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? ऑप्शन में है कलर ब्लाइंडनेस, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। कलर ब्लाइंडनेस को ठीक नहीं किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस अंग्रेजी में कहेंगे तो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जरा दृष्टि दोष जरा आगू को हो गया, जरा पीछू को हो गया। तो ऐसे जरा दृष्टि दोष मतलब जरा आगे के जरा पीछे के दोनों को हो गया। तो ऐसे में बाईफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, हिंदी में कहेंगे द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमार्क सिक्का कहां चलाया जाता था? तो पंचमार्क सिक्का जो है वो चलाया जाता था मौर्य काल में। पंचमार्क सिक्का जो होता था वो मौर्य काल का एक प्रमुख सिक्का के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? तो भारत रत्न की शुरुआत पहले देखेंगे। भारत रत्न की शुरुआत जो होती है वो 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत होती थी। और प्रथम बार भारतीय को भारत रत्न दिया गया। जो प्रथम भारतीय थे वो दिया गया था 1954 ईस्वी में तीन व्यक्ति को 1954 ईस्वी में दिया गया। पहले व्यक्ति सर्वपल्ली राधा कृष्णन को प्रदान किया गया था सबसे पहली बार। दूसरा जो मिला वह सी राजगोपाला को, सी राजगोपालाचारी को प्रदान किया गया। क्लियर? और तीसरा जो है वो चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया। सीबी रमन को तीसरा 1954 ईस्वी में ही पहला सर्वपल्ली राधा कृष्णन को प्रदान किया गया, दूसरा सी राजगोपालाचारी को और तीसरा सीबी रमन को प्रदान किया गया। ये पहले वैज्ञानिक थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था। फिर भी याद रखेंगे 1954 ईस्वी में तीन व्यक्ति को और भारत रत्न दिया गया था।
1955 ईस्वी में, 1954 तो हो गया, 1955 ईस्वी में भी 3 व्यक्ति को भारत रत्न प्रोवाइड किया गया था। जेएल नेहरू को, फिर एम विश्वेश्वरैया को प्रदान किया गया, और तीसरा डॉक्टर भगवान दास को प्रदान किया गया था। भगवान दास को प्रोवाइड किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में 3 व्यक्ति को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को। सीवी रमन पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बनता है आपका बी, सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा, एक बैक थोड़ा सा जाते हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया था? सबसे पहले मरणोपरांत प्रथम फर्स्ट जो भारत रत्न है, मरणोपरांत किसे प्रोवाइड किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया था। कब? 1966 ईस्वी में प्रदान किया गया था। इतना बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है वो 1953 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जबकि क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय साहित्य अकादमी, भारतीय साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी, ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा। भारतीय साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना कब किया गया? तो ये दोनों की स्थापना जो हुई थी वो 1954 ईस्वी में की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था? कलमा खुदवाना, झरोखा दर्शन, ये संगीत पर प्रतिबंध लगाया कौन? औरंगजेब के द्वारा लगवा दिया गया था। क्लियर? औरंगजेब के द्वारा कलमा खुदवाना, झरोखा दर्शन, ये सभी संगीत पर प्रतिबंध औरंगजेब के द्वारा लगवाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम बांध परियोजना भी कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण कहां बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, अंग्रेजी होता है बोन मैरो में लाल अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन का प्रारूप जरा समझिएगा। भ्रूण अवस्था, एम्ब्रियो स्टेज अगर पूछेगा, भ्रूण अवस्था में जरा भ्रूण अवस्था अगर है तो एम्ब्रियो स्टेज में, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? आरबीसी का निर्माण कहां होता है? यकृत में। क्लियर? ध्यान रखेंगे, लीवर यानी यकृत में होता है। जबकि विकसित अवस्था में इसका निर्माण जो होता है वो रेड बोन मैरो में होता है। विकसित अवस्था में इसका निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। अब ध्यान रखेंगे, आरबीसी का कब्र कहा जाता है? प्लीहा, एस्पिरिन या तिल्ली। आरबीसी का कब्र कहा जाता है? स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली। आरबीसी का कब्र कहा जाता है इसे। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछेगा कि इमरजेंसी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? इमरजेंसी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो इमरजेंसी ब्लड बैंक स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को, इन तीनों को इमरजेंसी आपातकालीन ब्लड बैंक, इमरजेंसी ब्लड बैंक के नाम से स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था, कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया था आर्यभट्ट के नाम से। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या होता है? तो SO3 जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पाइराइट का सर्वाधिक व्यापक भंडार पाया जाता है? तो व्यापार का सर्वाधिक व्यापक भंडार जो है पाइराइट का वो रोहतास जिला में सबसे ज्यादा पाया जाता है।
क्लियर। पाइराइट, अब ये पाइराइट क्या है जरा इसके बारे में समझिएगा। ये पाइराइट जो होता है वो लोहे का सल्फाइड होता है, लोहा का सल्फाइड जो है वो पाइराइट होता है। इसका उपयोग कहां होता है तो लोहा बनाने में कम तथा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में अधिक किया जाता है। लोहा बनाने में इसका प्रयोग कम होता है, पाइराइट का प्रयोग कम होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इसका यूज किया जाता है। H2SO4 बनाने में ये पाइराइट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। सल्फर का उच्च अनुपात इसे लोहा बनाने के लिए हानिकारक बना देता है, इसलिए इसे कम लोहा बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग कई चीज जैसे उर्वरक, रसायन, रेयन, पेट्रोलियम, स्टील आदि के उत्पादन में इसका निर्माण किया जाता है। क्लियर है। बिहार के रोहतास जिले में, अब इसमें भी पूछेगा रोहतास जिले में कहां, तो रोहतास जिले के अमझोर में सोन घाटी में पाया जाता है, जहां 47% सल्फर का भंडार देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा पारा में क्या होता है, तो लोहा पारा में जो होता है वो तैरता है। ऐसा क्यों होता है कि लोहा पारा में तैरता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल की तुलना में पारा का घनत्व, डेंसिटी जो होता है वो अधिक होता है। जल की तुलना में पारा का घनत्व, डेंसिटी अधिक होता है। यही कारण है कि जल में पारा तो डूब जाता है, जल में पारा डूब जाता है। जल की तुलना में लोहा का घनत्व की अगर बात करेंगे तो अधिक होता है, यही कारण है कि जल में लोहा डूब जाता है। और ध्यान रखेंगे पारा की तुलना में लोहा का घनत्व क्या होता है, पारा की तुलना में लोहा का घनत्व जो होता है वो कम होता है, और पारा की तुलना में लोहा का घनत्व अधिक होता है, सॉरी कम होता है, जिसके कारण से लोहा पारा में तैरता है। क्लियर। पारा की तुलना में लोहा का घनत्व कम होगा, तो जिसका घनत्व कम होगा तो तैरेगा, तो लोहा का घनत्व पारा की तुलना में कम होता है, जिसके कारण से वह तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत तीव्रता का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है विद्युत तीव्रता का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा होती है। यही कारण है कि चलती गाड़ी एकाएक अगर रुक जाती है तो व्यक्ति आगे की तरफ कूद जाता है, आगे की तरफ टूट जाता है, मुंह टकरा जाता है, आगे की ओर गिर जाता है, लुढ़क जाता है, इसलिए क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा पाया जाता है, और अपने आप को स्थायित्व बनाए रखने के लिए वह आगे स्पीड के साथ, गति के साथ वह चला जाता है, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन पूछता है कि एकाएक अगर गाड़ी स्टॉप हो जाती, चलते चलते एकाएक गाड़ी रुक जाती तो आगे की ओर झुक जाएगा, लेकिन अगर खड़ी गाड़ी एकाएक चलना शुरू हो जाती तो पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना स्थायित्व बनाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक जो है वो भक्ति युग में रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के तौर पर जाना जाता है। क्लियर। इन्होंने विशिष्टवाद नामक मत का प्रतिपादन किया था। विशिष्टवाद मत का प्रतिपादन जो है वह रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन का उदय जो हुआ था वो कहां हुआ? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में इसे लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानुजाचार्य को। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय जो है वो दिया जाता है भक्ति आंदोलन को उत्तर से दक्षिण से उत्तर लाने में श्रेय रामानंद को दिया जाता है। क्लियर। जो कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को इन्होंने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जफरनामा के लेखक कौन है? जफरनामा के लेखक सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी जफरनामा के लेखक के तौर पर माने जाते हैं। इन्होंने जफरनामा की रचना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिखों के 10वें गुरु थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अंतिम गुरु भी थे, साथ में ध्यान रखें। बिहार क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक 12वीं पास छात्रों को कितने ऋण की राशि प्रदान की जाती है? तो 4 लाख रुपए की राशि जो है वो बिहार क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक 12वीं पास स्टूडेंट को प्रदान किया जाता है। जरा देखिएगा, बिहार क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो होती है
वो 2 अक्टूबर 2016 को किया गया था बिहार सरकार के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर। इस योजना के तहत प्रत्येक 12वीं पास छात्र को 12 लाख रुपए का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। 4 लाख रुपये का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है जो उच्च शिक्षा के लिए जाने के इच्छुक जो अन्यथा वित्तीय कारणों से वंचित रह गए हो, जो वित्तीय कारण से वंचित रह गए छात्र होते हैं उनको 4 लाख रुपया की ऋण राशि प्रोवाइड की जाती है इस बिहार क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार सरकार के द्वारा। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की भागीदारी में इन छात्रों में से प्रत्येक को ऋण के खिलाफ गारंटी प्रदान करने की योजना बनाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? माध्यम का ताप बढ़ने से प्रकाश के वेग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है वो नहीं होता है, अतः यह अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन है महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी या चेनाब। तो ध्यान देंगे कौन सी नदियां हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। साथ ही ब्रह्मपुत्र के साथ और एक याद रखेंगे, सतलज नदी प्रवाहित तो होती है भारत में, सतलज नदी भारत में इन दोनों नदी प्रवाहित होती है, लेकिन इन दोनों में से किसी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इन दोनों का उद्गम स्थल कहां है? तिब्बत के स्थित मानसरोवर में। इन दोनों का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत स्थित मानसरोवर तिब्बत स्थित मानसरोवर में इसका मानसरोवर झील है, तो झील भी ध्यान रखेंगे। मानसरोवर झील में इसका उद्गम स्थल होता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत की सबसे लंबी एवं चौड़ी नदी जो है वो आ जाता है गोदावरी नदी। साथ ही याद रखेंगे भारत की सबसे लंबी एवं चौड़ी नदी गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो ये मीटर जो होता है वो विद्युत धारा के मापन के लिए उपयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में आमीटर जो होता है उसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। विद्युत परिपथ में आमीटर को श्रेणी क्रम में, यहीं पर लिखेंगे, श्रेणी क्रम में विद्युत परिपथ में आमीटर को लगाया जाता है। साथ ही यह भी ध्यान रखेंगे वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न में से किस जिले में शिवालिक श्रेणी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण। दिए गए ऑप्शन के अनुसार पश्चिमी चंपारण जो है वहां पर शिवालिक श्रेणी स्थित है जो बिहार के जिलों में से स्थित है। क्लियर? अब देखेंगे बिहार को 3 भौगोलिक इकाइयों में बांटा गया है। 3 भौगोलिक इकाइयों में बांटा गया बिहार को। बिहार का विभाजन जो किया गया है, विभाजन की अगर बात करेंगे तो बिहार का विभाजन भौगोलिक विभाजन के आधार पर जो किया गया वो 3 भागों में किया गया है। एक शिवालिक श्रेणी, दूसरा जो होता है वह बिहार का मैदान के रूप में, और तीसरा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। दक्षिणी पठारी क्षेत्र के रूप में बिहार को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से शिवालिक श्रेणी के बारे में अगर यदि जो हम जानते हैं तो जरा देखिएगा, यह बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चंपारण के उत्तरी जिले में 32 किलोमीटर में, यह 32 किलोमीटर लंबा और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा प्लस 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र जो है वो शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसका गठन जो है वो सेनोजोइक युग में हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे, इसका गठन निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डायनेमो वह यंत्र होता है जो किसको परिवर्तित कर देता है? तो डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उपयुक्त होता है डायनेमो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉल्ट रूप से एक्सेल में एक वर्कबुक में वर्कशीट कितनी होती है? तो वर्कशीटों की कुल संख्या जो होती है वो 3 होती है। डिफॉल्ट रूप से एक्सेल में मौजूद वर्कबुक की कुल संख्या जो होती है वो 3 होती है। वर्कशीट क्या होता है? तो टैब पर डिफॉल्ट नाम शीट होता है जिसे वर्कबुक के नाम से जाना जाता है।
ये सीट 1, सीट 2 और सीट 3 के रूप में मौजूद होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो एमएस पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन जो होता है .ppt, इसे पावर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। एमएस पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन .ppt होता है, जिसे जो पीपीटी एक्सटेंशन वाली एक पावर पॉइंट फाइल का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें स्लाइड शो के रूप में प्रदर्शित करने के लिए स्लाइड का संग्रह किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सभी अंक गणित और तार्किक ऑपरेशन एंड और नॉट का प्रयोग करता है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट होते हैं। एक बाइट में 8 बीट होता है। क्लियर है? एक बाइट में 8 बीट होता है और एक किलो बाइट में 1024 बाइट्स, एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स, एक गीगाबाइट जो होता है वो 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है और एक टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट और 1024 टेराबाइट बराबर एक पेंटाबाइट होता है। अब ये बीट क्या होता है, जरा इसको भी समझिएगा। बीट जो होता है वो एक बाइनरी अंक होता है। बाइनरी अंक होता है। इस बाइनरी अंक को क्या 0 और 1 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो विद्युत परिपथ में घटक की निष्क्रिय या सक्रिय स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। निबल की अगर जो बात करेंगे तो 4 बीट्स के समूह को एक निबल कहा जाता है। 4 बीट्स बराबर एक निबल होता है। 4 बीट्स बराबर एक निबल होता है, इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैस्कॉम के वर्तमान उपाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नैस्कॉम के वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वर्तमान समय में सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया। सिंधु गंगाधरन को वर्तमान समय में नैस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर? नैस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो नई दिल्ली। पूर्ण प्रतिबंध, सभी प्रकार के पटाखों पर कोई रियायत नहीं दिया जाएगा, कोई पटाखा वहां नहीं छोड़ाया जाएगा। नई दिल्ली में सभी पर पूरी तरीका से पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन के संदर्भ में NEVA का संक्षिप्त रूप क्या होता है? NEVA का संक्षिप्त रूप क्या होता है? वो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का हाल ही में उद्घाटन किया है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है, इसके माध्यम से इस सदन के सदस्य संसद और देश की अन्य विधानसभाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं का सीख और अपना सर्वोत्तम जो प्रथा है उसको सीख सकता है और उसको अपना भी सकता है। ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के द्वारा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। क्लियर है? एक राष्ट्र एक आवेदन के लक्ष्य से प्रेरित इस पहल में गुजरात विधानसभा के कामकाज में अधिक गति और पारदर्शिता आएगी और साथ ही पूरी प्रक्रिया के कागज रहित होने से पर्यावरण भी रक्षित होगी। क्लियर? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है उसको जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये जो है डिजिटल भारत सरकार का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा के रूप में जाना जाता है। इसके तहत कुल 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट में से एक है और इसका उद्देश्य सभी राज्य विधानमंडलों को डिजिटल हाउस में बदलकर उनके कामकाज को कागज रहित बनाना, यही नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का प्रारूप है, यही मसौदा है। 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में कौन सा राज्य जो है वो विजेता रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य जो है 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में जीतकर अपनी 5वीं बार का राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। ये किसको हराया ये भी ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने कर्नाटक को डिफीट किया, कर्नाटक को हराकर, जो कि 21-10 के अंतिम स्कोर से इसको हरा दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी को कब अपनाया गया था? जरा ध्यान दीजिएगा। 1949 ईस्वी में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था। कब? तो 14 सितंबर। अब जैसे कि क्वेश्चन बनना लाजमी है 14 सितंबर 1949 ईस्वी। क्यों? क्योंकि भाई आज है 14 सितंबर।
14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 ईस्वी में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था, इसी दिन 1949 ईस्वी में। क्लियर। हिंदी जो है वो, अब ये भी ध्यान रखेंगे आप, इस निर्णय की, अब ये तो अपनाया गया, ठीक है ना, भारतीय आपको भारतीय संसद के द्वारा इसे अपनाया गया, लेकिन आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इस निर्णय की भारत संविधान के द्वारा पुष्टि की गई 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। लागू कब किया गया था ये भी आप ध्यान रखेंगे, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू किया गया था। हिंदी की देवनागरी लिपि को अनुच्छेद 343, अनुच्छेद की बात करेंगे हिंदी से, तो 343 के तहत आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। क्लियर है। 1949 में हिंदी भारत संघ की आधिकारिक भाषा बनी थी, लेकिन लागू हुआ 1950 ईस्वी 26 जनवरी के दिन। अनुच्छेद 343 में इसकी चर्चा किया गया है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी हिंदी, वह हमारा राष्ट्रीय भाषा होगा। क्लियर है। ध्यान देंगे, राजभाषा अधिनियम जो 1963 ईस्वी में पारित हुआ था, जो संघ में एक सहयोगी अधिकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी को जारी करने और अनिश्चित काल के लिए संसद में इसके उपयोग का प्रावधान करता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज की सेवा को देते विराम, बहुत बहुत धन्यवाद।